हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर वेल्थ। आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है। ये अपनी पावर को कोयले को बर्न करके जनरेट करती है और फिर आगे ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करती है। रिसेंटली टाटा पावर अपनी आप को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है और इसमें ये कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि इसका रेवेन्यू का अराउंड 16% अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट हो रहा है। टाटा पावर अपने आप को ऑल्सो ईवी स्टेशंस चार्जिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है और ये बाई 2025 अपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन को 1 लाख मार्क के ऊपर ले जाना चाह रही है। कुछ चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी बन चुके हैं और ये हम अपने हाईवे के ऊपर में सर्च करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस टाटा पावर के फंडामेंटल के बारे में। करंट मार्केट प्राइस 219 रुपये, मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस, स्टॉक का पी अराउंड 27.6 है। मुझे ये पी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर ये अपनी इंडस्ट्री और 10 ईयर हिस्टोरिकल पी से नीचे होता तो अच्छी बात थी। अभी करंट मार्केट सिचुएशन में जहाँ पे ये अच्छी रेवेन्यू पोस्ट नहीं कर पा रही है, उसके बाद भी ये इसका पी इंडस्ट्री और हिस्टोरिकल पी से ज़्यादा होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट ये ऐसा हो सकता है क्योंकि टाटा पावर अगर किसी को रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और वो एक सेफ कंपनी ढूंढ रही है, तो टाटा पावर से ज़्यादा सेफ कंपनी शायद नहीं होगी, क्योंकि इसके पास टाटा ग्रुप की बैकिंग है। इसके अलावा अगर हम लोग डेट टू इक्विटी की बात करें तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा डेट है, 2.07%। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.5 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके पास इतना लोन होने का कारण ये है क्योंकि ये अपने आप को रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारा लोन लिया है। और इस लोन का मतलब क्या होता है कि हमारे 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने 2 रुपए का लोन लेके रखा है। डेट टू इक्विटी का सीधा सा मतलब ये होता है। इंटरेस्ट कवर रेशियो 1.18% है, 1.18 है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर 1 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से 1 रुपये इंटरेस्ट में अपने डेबिटर को पे कर देती है। ROE 8.42%, ROE 9.3%। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। प्रोमोटर होल्डिंग 46.86%, इसमें से कुछ प्लेस्ड भी है, बट 46% अनप्लेस्ड प्रोमोटर होल्डिंग है। पॉइंट में कुछ है जो प्लेस्ड है। प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। FIIs DIs ने अपने होल्डिंग को कम किया है पिछले 4 क्वार्टर में। सेल्स ग्रोथ 36% है और ये सेल्स ग्रोथ अच्छी है क्योंकि ये सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ 70% है, ये अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ से कम है, बट मुझे उम्मीद है कि मार्च मार्च तक ये अपने प्रॉफिट ग्रोथ को भी 3 साल हिस्टोरिकल प्रॉफिट ग्रोथ को भी मैच करेगी या उससे ऊपर चली जाएगी। टाटा पावर अपनी 37% ऑफ रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, 46% इसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करके, और 16% ऑफ रेवेन्यू अपने रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करती है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट लगाएंगे। ओके, सो अगर हम मंथली चार्ट देखें तो 2020 जब कोरोना लॉकडाउन के बाद सब कुछ ओपन हुआ था तो सारी कंपनियों में जब अपमूव शुरू हुआ था, तो उस अप ट्रेंड को ख़त्म होने के बाद ये पिछले 12 से 13 महीने कैसे कंसोलिडेट कर रही है और इस कंसोलिडेशन में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। ये ट्रायंगल जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ से एक फ्रेश अपमूव शुरू हो सकता है और ऐसा शुरू हो जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पे टाटा पावर को अराउंड 214-215 के करीब मैं बाय करूँगा और मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
200 के करीब में लगाऊंगा, जो कि यहाँ से अराउंड 7.58% के करीब में होगा, और मैं इसे लगा के होल्ड करूंगा लंबे समय के लिए। अब इसमें सिचुएशन क्या हो सकता है कि अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो इसके बाद इसे जो अच्छी सपोर्ट है वो सीधा मिलेगी इसे अराउंड 100 रुपीज के करीब में। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट में भी हम इस ट्रायंगल को साफ साफ देख सकते हैं। बस इसमें यही है कि इस ट्रायंगल को वीकली चार्ट में बहुत बार ब्रेक होते हुए ऊपर और नीचे दोनों साइड में दिखा गया है, बट कोई भी साइड सस्टेन नहीं कर पाया। जब ये नीचे आया तो उसी कैंडल में ये वापस चला गया। थोड़ी बड़ी कर लो ताकि साफ दिखे। जब इसको ब्रेक किया था तो उसी दिन ये उसमें वापस चला गया, उसी वीक में में वापस चला गया। और यहाँ पे ही एक है जो 3 वीक इस ट्रायंगल के नीचे रहा और फिर चौथे वीक में ये उसके अंदर चला गया। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो इसने अपने 55 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया था, उसके बाद वापस इसी में चला गया। और अगर हम अभी बात करें तो हमारा 55 मूविंग एवरेज भी इस ट्रायंगल के अंदर आ चुका है, तो इसके नीचे जाने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग स्विंग के लिए ढूंढ रहे हैं कि इस शेयर में हम कब स्विंग करें, तो स्विंग ट्रेड इसमें तभी बनेगी जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक करे, ऊपर जाए, वापस आके रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाने लगे, तब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी स्विंग के लिए, जहां से आपको 5 to 10% शॉर्ट पीरियड में किसी भी बाय या सेल को इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, या कोई भी ट्रेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्रेड करें। थैंक यू।